हेलो प्यारे साथियों, विमलेस कोचिंग क्लासेस में आप सब लोगों का स्वागत है। आज इस क्लास में हम आपको सीटेट मैथ के 10 ऐसे प्रश्नों को कराने वाले हैं जो सीटेट एग्जाम में बार-बार पूछे जाते हैं। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? जब हमने जो है 2011 से लेकर के 2024 तक के पेपर का एनालिसिस किया सीटेट के, तो ये पता चला कि ये 10 प्रश्न हर बार पेपर में आते हैं। यहाँ पे देखेंगे 10 ये प्रश्न आपके कुछ इस प्रकार से है, आप देखना चाहेंगे। जैसे पहला प्रश्न आपका संख्या पद्धति से, ये हर बार इस तरह का प्रश्न जो है आपके एग्जाम में आता है। ये प्रश्न देखिए आपका 2014 पेपर और 2021 पेपर में आया। 2026 के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद का प्रश्न आपका देखिए, ये वाला प्रश्न गणित शिक्षण शास्त्र मैथ पेडागोजी से 2011, 15, 19 में ये कई बार दोहराया गया प्रश्न जो है एग्जाम्स में ये आया हुआ सीटेट के। इसके बाद का ये जो प्रश्न है वेन हिले का ज्यामिति स्तर, ये प्रश्न तो देखिए आपका हर साल आता है। यहाँ पे देखिए कितनी बार जो है सीटेट के पेपर में कई वर्षों में रिपीट होता हुआ 2018, 19, 21, 22 और 23 में यहाँ पे। इसके बाद ये पेपर आप देखेंगे, सॉरी ये क्वेश्चन आप देखेंगे स्थानीय मान और अंकित मान का। यह क्वेश्चन तो सीटेट का फेवरेट हर बार आता है पेपर में। यहाँ पे देखिए जो प्रश्न आपकी लगभग 6 से 7 बार पूछे गए हैं, सिर्फ उन्हीं प्रश्नों को हम इस क्लास में करा रहे हैं। और 2026 के लिए अगर इस क्लास को देख करके जाते हैं 8 फरवरी के दिन, तो लगभग 30 प्रश्नों में 10 प्रश्न तो आपके एकदम पक्के हैं। 10 प्रश्न आप बिल्कुल सही कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, मानचित्र से मैप स्किल से आपके एक प्रश्न आता है 2016, 21, 23 में पूछा गया, रिपीट होता हुआ एक एक दो दो साल का गैपिंग करके। ये प्रश्न रेलगाड़ी और समय का तो आप जानते ही पूछता ही है। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताऊंगा, ये प्रश्न आपका देखिए है। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा सममित रेखाएं से जब प्रश्न पूछा जाता है ना, तो ज्यादातर लोग, अच्छे अच्छे लोग जो है इस प्रश्न को सही नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि लाइन ऑफ सिमेट्री का नॉलेज नहीं है, उसकी अवधारणा को, उसके कॉन्सेप्ट को नहीं पढ़ते हैं वो लोग। यहाँ पे देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे ये मैं कंप्लीट आपको बता दूंगा, बस इतना देख लेंगे ना तो आपका सीटेट 2026 में एक प्रश्न सही हो जाएगा, अगर लाइन ऑफ सिमेट्री सममित रेखाएं से पूछा जाएगा तो। इसका पूरा मैंने ग्राफ के साथ आपको चीजों को मैं समझाऊंगा, एक एक चीज आपको समझाने वाला है इस क्लास में। इससे रिलेट करके जो क्वेश्चन पूछा जाता है लाइन ऑफ सिमेट्री से, यहाँ पे मैंने लिया है, यहाँ पे 4, 5, 6 क्वेश्चन आपको दिया है यहाँ पे करने के लिए। और यहाँ पे देखिएगा इंग्लिश अल्फाबेट से आपको समझ में नहीं आ रहा सर ये सारी चीजें पूछी जाती है, बिल्कुल पूछी जाती हैं। सममित रेखाएं से 1 से 2 प्रश्न हर बार आता है, पेपर उठा के देखिएगा, खुद पता चल जाएगा आपको। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे ये भी प्रश्न आपका घूर्णन सममित से। तो सीधे चलते हैं अपने पहले प्रश्न पे, और सीधे फर्स्ट नंबर का प्रश्न ये रहा। देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न है, बहुत ही गजब का क्वेश्चन है। मैं आपको बता दूं, बस आप कॉन्सेप्ट सीखिए, कॉन्सेप्ट सीखे रहेंगे, प्रश्न आएगा तुरंत आप लगा देंगे। देखिए कैसे इस प्रश्न को लगाएंगे। यहाँ पे सितंबर 2014, जनवरी 2021 के पेपर में प्रश्न आया हुआ। प्रश्न है कि संख्या 105 के सभी गुणनखंडों का योगफल है। संख्या 105 के सभी गुणनखंडों का योगफल है। जब भी कोई आपसे नंबर दे दे और आपसे पूछे इसके गुणनखंडों का योगफल बताइए, तो उसका एक तरीका लगाने का क्या है, आप बस सीख जाइए कैसे लगाएंगे। सबसे पहले जो नंबर यहाँ पे दिया रहेगा इसका आप लोग निकाल लीजिएगा अभाज्य गुणनखंड। अब आप कहेंगे सर अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पे देखिए अभाज्य गुणनखंड ऐसे निकालते हैं। ये है अभाज्य गुणनखंड। तो सबसे पहला काम आपका होना चाहिए 105 का आपको अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो यहाँ पे 105 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। इसकी दो विधि हम आपको बताएंगे, एक फार्मूला बताएंगे सूत्र से और एक आपका जो है कॉन्सेप्ट पे बताएंगे। दोनों में से चाहे चाहे आप किसी से लगा सकते हैं। तो दोनों में अभाज्य गुणनखंड आपको निकालना है। तो अब बताइए किससे कैंसिल होगा। कहेंगे सर 3 से कैंसिल कर लीजिए। देखिए 3 से, 3 तरीके 9, यहाँ पे 3 5 15 हो जाएगा। फिर 5 से कैंसिल होगा, यहाँ पे 5 एक कम 5, सॉरी 5 7 35 हो जाएगा, यहाँ पे 7 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। जब हमने इसका अभाज्य गुणनखंड किया 105 का, तो हमारा यहाँ पे आया 3 गुणे 5 गुणे 7 आया। आया कि नहीं आया? हाँ सर आ गया यहाँ पे। ठीक है, तो यह कह रहा है कि सभी गुणनखंडों का योगफल बताइएगा। तो आप अपने मन से एक काम करेंगे, यहाँ पे इसके ऊपर कुछ नहीं है तो 1 लिख लीजिए, यहाँ 1 लिख लीजिए, यहाँ पे 1 लिख लीजिए। पावर कुछ नहीं होती तो 1 लिखते हैं। पहला काम अभाज्य गुणनखंड करना था सर, हमने अभाज्य गुणनखंड किया, ये आ गया। ठीक है, चलिए तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, यानी जो ये 105 है ये किससे किससे कैंसिल हो सकता है। ठीक है, तो आप कहेंगे सर ये जो हमारा है ये 1 से कैंसिल हो सकता है, 1 से कट जाएगा। और किससे कैंसिल होगा? 3 से भी हो सकता है, 5 से भी हो सकता है, 7 से भी हो सकता है। और मैं आपसे पूछूं ये किससे किससे कैंसिल होगा, जैसे मैं आपसे पूछूं 15, मान लीजिए 15 है, ये किससे किससे कैंसिल होगा। तो आप कहेंगे सर 1 से तो सब कटते हैं, ये भी कैंसिल हो जाएगा। 2 से नहीं होगा सर, ये 3 से हो जाएगा। और ये किससे होगा, ये आपका 5 से हो जाएगा। और किससे होगा? 6 से, 7 से, 8 से, 9 से, 10 से नहीं होगा, 11, 12
13 14 15, 15 से ये खुद होगा, यानी ये जो 15 है 1 से कैंसिल होगा, 3 से, 5 से और 15 से कैंसिल होगा। तो अगर ये प्रश्न 105 न दे करके अगर ये प्रश्न आपसे पूछता कि संख्या 15 के सभी जो है गुणनखंडों का योगफल बताइए, तब आप इसी तरीके से 1, 3, 5 और 15 को आप जोड़ लेते। 3 एक कितना होता है 4 और ये कितना होता है 5। यहाँ पे क्या है 15 है। तो 5 4 9 और 9 और 15 24। क्या हो जाएगा? सभी इसके जो है कि अभाज्य सभी इसके गुणनखंडों का योगफल कितना हो जाता? 24 हो जाता। कुछ इसी तरीके से काम 105 के साथ करना है। ठीक है? ये 3 से कैंसिल हो रहा है, 5 से हो रहा है, 7 से हो रहा है। 1 से तो सभी होंगे, तो 1 को लिख लिए, 3 को लिख लिए, 5 को लिख लिए, 7 को लिख लिए। इतना समझ में आया? अब आप कहेंगे सर और हमको नहीं समझ में आ रहा कि आगे ये किससे कैंसिल होगा? 8 से, 9 से, 10 से कैसे सर चेक करेंगे? जैसे आप सर कहे हैं इसको कि 1 से चेक कर लिए हैं सर, फिर 2 से चेक कर लिए हैं, 15 तक तो पहुँच गए हैं, बहुत छोटा-सा डिजिट था। लेकिन सर हम लोग इसमें कैसे पहुँचेंगे? तो उसका मैं बता दे रहा हूँ तरीका। देखिए 1 से हो जाएगा, 3 से होगा, 5 से होगा, 7 से। इतना समझ में आ गया? इसके बाद इनका आपस में गुणा करके आप देखिएगा। तो ये देखिएगा 3 पाँचे 15 से भी होगा। ठीक है? यही आपको सीखना है। 5 साते 5 साते 35 से भी होगा आपका। ठीक है? और उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 पाँचे 15 और 5 साते 35 हो गया इधर। और उसके बाद इधर देखिए 3 साते 21 हो गया। और उसके बाद ये आपका 105 लास्ट में होगा और ये किसी से कैंसिल नहीं होगा। बस इतने ही लोगों से ये पूरी तरीके से कैंसिल होगा। आप कहेंगे सर कैसे लाएं, कुछ समझ में नहीं आया। ध्यान से समझिए आप लोग जो है। पहले इसका अभाज्य गुणनखंड कर लिए 3 5 7, तो 105 जो है 3 से भी कैंसिल होगा, 5 से भी, 7 से। तो 1 से तो सब होते हैं, तो 1 को लिख लीजिए, 3 को लिख लीजिए, 5 को लिख लिए, 7 को लिख लिए। अब सर आगे नहीं पता चल रहा है ये किससे कैंसिल होगा, किससे विभाजित होगा, किससे कटेगा ये। तो गुणा करके लिख लीजिए। देखिए 3 पाँचे 15 से सर होगा। इसके बाद 5 साते 35 से होगा, 35 लिख लिए यहाँ पे। फिर यहाँ पे इसका इसमें गुणा किया था, इसका इसमें, एक बार इसका इसमें मल्टीप्लाई, 7 त्रिके 21 से। तो ये 1 3 5 7 15 21 35 और अंत में 105 से वो खुद कटेगा। तो ये जो है ये आपके आ गए इसके गुणनखंड टोटल। किसके? 105 को। और गुणनखंड कर लिए, सभी गुणनखंड हमने कर लिया, रेडी हम लोग हैं। अब ये कह रहा है योगफल बताइए। योगफल मतलब सबको जोड़ लीजिए। तो चलिए सबको जोड़ लेते हैं। यहाँ पे है, ध्यान से देखिएगा, जोड़ लेते हैं। पहले 1 अंक वाले को सबको जोड़ते हैं यहाँ पे, 1 नंबर वाले को। देखिए 3 1 4, 4 5 मतलब 5 4 9, 9 7 16, यहाँ तक तो 16 आ गया। अब इन सभी को आपस में जोड़ लीजिए आप लोग। ठीक है? तो यहाँ पे आपका 105 है, ये कितना है 35 है, ये हमारा 21 है, ये हमारा 15 है। जोड़ लेते हैं। देखिए 5 तिहाई 15 और 1 16 हो जाएगा। 3 2 5 1 6 1 7 हो जाएगा और यहाँ पे 1 हो जाएगा, 176 आ जाएगा। जब इसको हमने जोड़ा तो 176 आ जाएगा। अब 176 में 16 जोड़ लीजिए। 176 में 176 में 16 जोड़ लीजिए, 6 6 12, 7 1 8 1 9 और 1 1 2, 1 1 1 हो जाएगा, 192 आएगा इसको जोड़ने पर इसका योगफल। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है? तो कुछ इस तरह से इस प्रश्न को लगाएंगे तो हमारा आंसर जो आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा, ये यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 192 आ जाएगा। ठीक है? तो ये तो हम ऐसे बता दिए, लेकिन एक इसका सूत्र भी है। अगर आप ये नहीं करना चाहते तो एक सूत्र बता दे रहा हूं, उस सूत्र को याद रख लीजिए। कोई भी पूछेगा कि सभी गुणनखंडों की योगफल की जब भी बात करेगा ये, तब उस सूत्र को आप लगा लीजिएगा। कौन सा सूत्र है? यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं। देखिए योगफल का सूत्र है, योगफल का सूत्र है। कॉन्सेप्ट सीखिए मेरे भाई, योगफल का सूत्र है। सूत्र क्या है? यहाँ पे है p के पावर a प्लस 1 माइनस 1 बटे p माइनस 1 होता है। ये इसका सूत्र है। इसको आप याद रख लेंगे तो आपका आ जाएगा। कहेंगे सर सूत्र कैसे लगाएंगे, थोड़ा बता दीजिए। तो बता रहा हूं, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा आप लोग। ठीक है? यहाँ पे जो यहाँ पे 105, इसमें भी इस सूत्र को लगाएंगे तो इसमें भी सबसे पहले आपको अभाज्य गुणनखंड ही करना पड़ेगा। तो जब इसका अभाज्य गुणनखंड किया तो कितना आया? ये आया है ना। तो इसको यहाँ पे लिख लीजिए। हम इसको थोड़ा सा इरेज कर रहे हैं। यहाँ पे एक चीज समझेंगे आप लोग, हम इसको इरेज कर देना है। ठीक है? चलिए देखिए सूत्र पे कैसे लगाएंगे इसको। यहाँ पे तो यहाँ पे हम जो है तो इसका जब 105 का भाज्य गुणनखंड किया है तो 3 गुणे 5 गुणे 7 आया है। पावर 1 पावर 1 पावर 1 है। तो जो पावर होगी यहाँ पे समझिएगा आप लोग, जो यहाँ पे पावर होगी, ये जो पावर होगी ये a का मान है। a का मान यहाँ पे क्या रखेंगे? 1। इसके भी ऊपर 1 है तो जहां जहां a का मान 1 ही रखेंगे। p का मान एक बार 3 रखेंगे, एक बार 5 रखेंगे, एक बार 7 रखेंगे। तो चलिए 3 के लिए चेक करते हैं। जब 3 के लिए लगाएंगे तो p का मान क्या रखेंगे? यहाँ पे p का मान 3 रखेंगे यहाँ पे। तो 3 रख देंगे और a का मान कितना है? 1। तो 1 और 1 मिल करके 2 हो जाएगा। यहाँ पे क्या है? माइनस 1 है बटे p का मान क्या लेना है? 3 लेना है। तो 3 माइनस 1 हो जाएगा। तो बताइए 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9
-1/3 में से 1 जाएगा 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 8/2, यानी ये आ जाएगा 4। इतना समझिए। यही जो है 3 के साथ 3 की वैल्यू आपने निकाल लिया, यहाँ से 4 हो गया, अब 5 के साथ यही है। तो यहाँ पे 5 लिखेंगे यहाँ पे। जहाँ पे P का मान आप क्या रखेंगे, हम 5 रखेंगे। P का मान कितना रखना होगा हमको? 5 रखना। तो जहाँ पे P है वहाँ पे 5 रख लीजिए और A का मान हमेशा 1 रखना है, तो 1 और 1 मिल करके 2 हो जाएगा, -1 बटे यहाँ पे नीचे 5 - 1। बताइए 5 का स्क्वायर 25, 25 में से 1 जाएगा तो 24, 24 लिख ले? हाँ सर लिख लीजिए, बटे 5 में से 1 जाएगा 4, 4 से काट दीजिए, 4 छक 24 हो जाएगा। ये अब आपका बचा 7। तो यहाँ P का मान क्या रख लेंगे? आप लोग बताइए P का मान क्या रखें? तो सर P का मान यहाँ पे अब 7 रखेंगे। एक बार P का मान 3, एक बार P का मान 5, एक बार P का मान 7 और A का मान कभी नहीं बदलेगा। तो यहाँ 7 रहेगा ही फार्मूले में, P की जगह A का मान 1 ही रहेगा। 1 1 के 2 हो जाएगा, -1 बटे 7 -1 हो जाएगा। 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49 में से 1 जाएगा 48। 48 बटे यहाँ पे क्या हो जाएगा? 7 में से 1 जाएगा 6, 6 बटे 48 हो जाएगा। तो जब यहाँ पे 4 आ गया, यहाँ पे 6 आ गया, यहाँ पे 8 आ गया। अब आप लोग करेंगे क्या? यहाँ पे थोड़ा-सा चीज़ ध्यान दीजिएगा, आप लोग यहाँ पे गुणा कर लेंगे, ठीक है? अब लोग क्या कर लेंगे? हम लोग गुणा कर लेंगे। तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, 4 गुणे 6 गुणे 8 हो जाएगा, ठीक है? यहाँ देखिए 6 चौको 24 गुणे 8 गुणा कर लेते हैं, 8 चौको 32 और 8 दूना 16 3 19। तो इस तरह से भी आपका आंसर देखिए आ रहा है 192 192 आ रहा है। तो इस फार्मूले का यूज कर लीजिए या इसको इसको लिख लीजिए मेरे भाई। अगर आपको इस तरह से नहीं कर पाएंगे तो इस वाले सूत्र पे रख लीजिएगा, ठीक है? ये जो पावर होती है यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 1 है, ये पावर जो है ए का मान होगा। किसका मान होगा? ए का। और जी ये है पी का मान। तो इस वाले फार्मूले से इस क्वेश्चन को लगा लेंगे। थोड़ा सा टाइम लग रहा है भाई, लेकिन कॉन्सेप्ट जरूर सीखिए। बहुत ही शानदार प्रश्न आता है तो लोग छोड़ देते हैं इस प्रश्न को, क्योंकि सीखते ही नहीं है, सबसे बड़ी चीज है। या इस तरह से आप लगा लीजिए, तो जैसे चाहे वैसे आप लगा सकते हैं इस प्रश्न को। ये लीजिए आपके पास बहुत ही शानदार प्रश्न है और ये पेडागोजी का यहाँ पे है। प्रश्न पूछा गया है कि यहाँ पे राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा, एक मिनट भाई, राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा एनसेप 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। कई बार रिपीटेड प्रश्न है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, याद कर लीजिए इसको जो है कि देखिए राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा एनसेप 2005 के अनुसार जो गणित शिक्षण का उद्देश्य है, अगर आप बच्चों को गणित पढ़ा रहे हैं, शिक्षण मतलब टीच कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो उसका उद्देश्य क्या होता है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बच्चों के विचार प्रक्रिया का गणितीयकरण करना, मैथमेटाइजेशन करना। ठीक है, गणितीयकरण करना का मतलब बच्चों को गणित रटाना नहीं है, बच्चों को गणित समझाना है, बच्चे के अंदर जो है गणित की सोच को विकसित करना है। ऐसा थोड़ी ना आप रटाए जा रहे नहीं, बच्चों को गणित सिखाना है, ठीक है? ये इसका गणितीयकरण करना जिस ऑप्शन में रहेगा वो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ध्यान रख लीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखिए व्हेन हीलियर भाई ना, इतना फेवरेट प्रश्न है ये सीटेट का, मैथ का, हर बार ये भी एग्जाम में आ ही जाता है। यहाँ पे देखिए हर साल आता है, यहाँ पे है। देखिए प्रश्न क्या है कि एक बच्चा आकृतियों को उनके दिखावट के आधार पर वर्गीकृत करता है, वेन हीली के अनुसार वह किस स्तर का है? यानी कि एक बच्चा है, छोटा मुन्ना नन्हा मुन्ना बालक है, जब वो किसी आकृति को, किसी फिगर को आप दिखाते हैं बच्चे को, तो बस वो देखने के आधार पे जज कर लेता है उसको। तो वो जो है वेन हिली के अकॉर्डिंग वो बच्चा किस स्तर पे है? उन्होंने 4 स्तर दिए थे, स्तर 0, स्तर 1, स्तर 2, स्तर 3। बताएं आप लोग, ठीक है? क्या प्रश्न आपको आ रहा है? तो जब बच्चा, ध्यान से सुनिएगा, जब बच्चा केवल देखने के आधार पे वस्तुओं का निर्धारण कर देता है, तो वो जो है वेन हिली के अनुसार जो है वो बच्चा जो है स्तर 0 पे है, या जिसे हिंदी में चशुकरण कहते हैं और इंग्लिश में विजुअलाइजेशन कहा जाता है। ठीक है, चशुकरण का मतलब होता है बच्चा बस देखने के आधार पे, विजुअलाइज करने के आधार पे चीजों को जज कर लेता है। जैसे बच्चे को आपने समोसा दिखाया, उसने कह दिया ये ट्रायंगल है, यानी बच्चा इसमें अंतर ही नहीं समझ पाता है। आपने इसको बनाया, आपने इसको बनाया, वो कहेगा 1 2 3 4, 1 2 3 4, कहेगा 4 साइड इसमें भी है, 4 साइड इसमें भी है, कोई अंतर नहीं है। लेकिन क्यों बच्चा अंतर नहीं बता रहा? क्योंकि देखने के आधार पे कर रहा है, जबकि इसमें अंतर है, ये वर्ग है, ये आयत है। ठीक है, तो स्तर 0 में 1 टू 5 लेवल पे, प्राथमिक स्तर पे बच्चा स्तर 0 के हिसाब से होता है। तो ये सही आंसर इसका हो जाएगा। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा स्थानीय मान और अंकित मान, और अंकित मान को ही कहा जाता है जातीय मान। याद रखिएगा, क्या कहा जाता है? जातीय मान कहा जाता है। एक प्रश्न आपके एग्जाम में फिक्स है, 30 में एक प्रश्न अपनी ये जगह बना चुका है 2026 एग्जाम में। यहाँ पे देखिए दिया है संख्या इतने में
6 के स्थानीय मान और 4 के अंकित मान का अंतर। बहुत ही सिंपल प्रश्न है, कई बार क्लास में हमने बताया। किसका स्थानीय मान पूछा है? 6 का स्थानीय मान पूछा है। बचपन में स्थानीय मान सीखे हैं कि नहीं? गुरुजी हम लोगों को कैसे सिखाते थे? ऐसे सिखाते थे, 6 और गुणे लिख करके रेडी हम लोग हो जाते थे। अब पढ़ते थे वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। ये हजारवें प्लेस पे है, तो इसमें 1000 का 1000 का गुणा कर लेते थे। गुणा भी बड़ा शानदार तरीके से करेंगे। 6 1 जा 6 हो जाएगा, 3 को 0 है तो 3 को 0 बढ़ा लेंगे। लीजिए 6 का सारा स्थानीय मान निकल गया। और भाई प्रश्न और क्या कह रहे हो? 4 का अंकित मान। तो जो अंकित मान होता है या जातीय मान होता है, वो स्वयं होता है, वही खुद होता है। ठीक है, जो अंकित मान होता है, जो जातीय मान होता है, वो खुद वही होता है। तो इसमें 4 का जो अंकित मान होगा वो खुद 4 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे पूछ रहा है, हाँ, स्थानीय मान मिल गया 6000, अंकित मान मिल गया 4। कह रहा है अंतर निकालिए। बताइए 6000 में से 4 रुपए घटाएंगे कितना आएगा? बताइए 6000 में से 4 रुपए घटाएंगे तो यही तो आएगा 5996। नहीं आ रहा है तो घटाना कर लीजिए। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है तो 6000 में से 4 घटा लीजिए। 10 में से 4 जाए यहाँ पे 6, 9, फिर यहाँ पे 9, ये इसको कैरी दे दिया था हासिल, ये ठीक है, ये वाला ऑप्शन आपका गलत नहीं ना होगा? नहीं, गलत होना चाहिए भाई। बहुत ही सिंपल है, सरल प्रश्न होता है, व्यवहारिक लगा लेंगे। लीजिए अगला प्रश्न टेस्ट का। देखिए एनसीएफ 2005 का उद्देश्य, ये बहुत ही फेवरेट प्रश्न है। और मैं कहा ना कि गणित के कुछ ऐसे पेडागोजी के क्वेश्चन है जो हर बार रिपीट होते हैं। गणितीयकरण याद रखिएगा, जिस ऑप्शन में होगा आपका सही होगा वो। यहाँ पे देखिए प्रश्न एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य जो है कि नैरो एम क्या है यहाँ पे? संख्यात्मक कौशलों का विकसित करना। अब आप कहेंगे सर अभी तो आप बताए हैं गणितीयकरण जिस ऑप्शन में होगा उसको सही कर लेंगे, यहाँ पे गलत हो जाएगा। अब मैं बता रहा हूँ, प्रश्न को ध्यान से पढ़ा करिए। जैसे ये प्रश्न कुछ और पूछा था आपसे। एक बच्चा, कहाँ गया भाई ये प्रश्न, एक बार देख लेता हूँ। हाँ, यहाँ पे राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का मतलब जब बच्चों को गणित आप पढ़ाते हो तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? बच्चों के अंदर जो है गणित की विचार प्रक्रिया का गणितीकरण करना होगा। ये वाला ऑप्शन सही होगा। लेकिन यहाँ पे प्रश्न देखिए अलग पूछा गया है। एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर जो है शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य क्या होना चाहिए? ठीक है, संकीर्ण उद्देश्य क्या होना चाहिए? जैसे बच्चों को प्राथमिक स्तर पे आप गणित शुरुआत करना चाहते हैं पढ़ाना, तो आप क्या स्टार्ट करेंगे बच्चों में? पहला संख्यात्मक कौशल विकसित करना चाहेंगे, बच्चों की सोच का गणितीकरण करना, समस्या समाधान सिखाना, तार्किक सोच बढ़ाना। तो जानते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। बच्चों के अंदर संख्यात्मक कौशल विकसित करना, बच्चों को पहले संख्या से स्टार्ट करनी चाहिए। पता चले बच्चों को संख्या आप सिखाई नहीं है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, अब बच्चों को जोड़ सिखा रहे हैं, घटाना सिखा रहे हैं, सीख पाएगा कभी नहीं। तो सबसे संकीर्ण उद्देश्य होता है, नैरो एम आपका होना चाहिए बच्चों के अंदर संख्यात्मक कौशल विकसित करना, सबसे पहला काम। क्योंकि संख्या का ज्ञान नहीं होगा 1 to 100 तो कहां से सीखेगा? सही आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट। हाँ, आगे चलता हूँ। ये लीजिए आपके पास अगला प्रश्न। मैं बता दूं मानचित्र या पैमाना का मैप स्केल का एक प्रश्न आपके एग्जाम में फिक्स है। पेपर उठा के देखिए ना, तब ना पता चलेगा आपको कि सच में ये प्रश्न आते हैं कि नहीं आते। इसी कंसेप्ट है। कुछ लोग कहेंगे सर, अरे सर ये प्रश्न आया ही नहीं था। अरे भाई बस खाली नंबर चेंज करता है, यही थोड़ी ना हुबहू उठा के दे देगा। यहाँ 200 की जगह 100 कर देगा। तब कहेंगे सर, लेकिन पैटर्न यही होता है, कॉन्सेप्ट सीख रही है। देखिए प्रश्न यहाँ पे मानचित्र पर 1/2 सेंटीमीटर जमीन पर 200 किलोमीटर के दर्शाता है। जैसे मानचित्र है उस पे जो 1/2 सेंटीमीटर इतने को दर्शाता है। यानी ये बताइए 1/2 जो सेंटीमीटर है ये कितने को दर्शाता है? ये दर्शाता है 200 किलोमीटर को दर्शाता है। मतलब इतना जो है मानचित्र पे इतने के बराबर है। ठीक है, चलिए कह रहा है यदि मानचित्र पर दूरी 2.5 सेंटीमीटर है तो वास्तविक दूरी क्या होगी? यदि मानचित्र पे जो है दूरी जो है 2.5 सेंटीमीटर है तो वास्तविक दूरी यहाँ पे क्या होगी? यहाँ पे पूछ रहा है। तो अच्छा यहाँ पे देखिए जब इस तरह का प्रश्न है तो कैसे लगाएंगे? यहाँ दो इधर भागी के रूप में है ना, दो इधर भागे के रूप में है, हमेशा एक की वैल्यू निकालिया करिए आप लोग। जब इस तरह का प्रश्न है तो एक की वैल्यू निकाला करिए। दो इधर भागे के रूप में उधर जाएगा तो गुणे के रूप में हो जाएगा। तो 1 सेंटीमीटर यहाँ पे बचेगा। ठीक है, अब जब इधर भागा उधर जाएगा गुणा हो जाएगा तो 200 गुणे क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा? 1 सेमी कितना हो जाएगा? 400 किलोमीटर के बराबर हो जाएगा। तो जब आपको एक की वैल्यू पता चल जाती है ना, तो जितना ज्यादा का पूछेगा आप निकाल लेंगे। अब बताइए यहाँ पे आपका एक की वैल्यू यहाँ पे 400 आ गई, तो यहाँ से कितने का पूछ रहा है? 2.5 का पूछ रहा है। तो 2.5 का जब पूछेगा ना तो गुणा कर लीजिएगा आप लोग। तो कितने का पूछ रहा है? 2.5 का पूछ रहा है। 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, जैसे मैं ऐसे पूछ रहा हूँ आपसे, एक पेन का दाम मान लीजिए 5 रुपए है। एक पेन का दाम कितने रुपए है? 5 रुपए है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ 7 पेन का दाम कितना होगा? 7 पेन का प्राइस कितना होगा? 7 पेन का। तो आप कह देंगे सर
₹35 है। ये कैसे आया है ₹35? शायद आप 35 तो ला दिए हैं, लेकिन कैसे आया? सोच रहे हैं? गुणा किए हैं, किसमें किए हैं? 5 गुणे 7 का। उसी तरीके से 1 की वैल्यू अगर 400 किलोमीटर के बराबर है 1 सेंटीमीटर, तो 2.5 सेंटीमीटर कितने का होगा? तो इसका इसमें गुणा करेंगे, जैसे वो वहाँ पे गुणा किए हैं, तो 400 गुणे यहाँ पे हो जाएगा 2.5 हो जाएगा। गुणा करने का बड़ा ही शानदार तरीका बता रहा हूँ, नीचे ऊपर गुणा मत करिएगा, लिख करके डायरेक्ट करिएगा। यहाँ दशमलव को भूल जाइए अभी, 25 है ये, 25 का गुणा 4 में करिए, तो 25 चौका 100, 25 चौका 100 हो गया। इसके बाद 2 जीरो इसका और बचा हुआ है, 2 जीरो यहाँ पे लिख लीजिए। कितने प्लेस पे डेसिमल? 1 प्लेस पे, तो यहाँ पे 1 प्लेस पे डेसिमल लगा लीजिए। तो यहाँ पे 1,000 बचा, उधर डेसिमल का कोई मतलब ही नहीं है। तो 1000 किलोमीटर हमारा जो है 2.5 सेंटीमीटर हो जाएगा मैप में। तो 1000 किलोमीटर मैप में 2.5 सेंटीमीटर के होगा, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर दिया गया है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये, बस आप पैटर्न सीखिए किस तरह से प्रश्न आएगा तो लगाएंगे। सीखना आपको, एग्जाम में लगाना आपको है, मैं बस ये चाहता हूँ, ठीक है। चलिए ये लीजिए, आपके पास रेलगाड़ी और समय संबंधी प्रश्न है, ये भी एग्जाम में आता है। तो मैं देखिए ये प्रश्न आए तो मैं आपको बता दूं, हमेशा जो ट्रेन का समय होता है, बार बार बताता हूँ आपको, हाँ, कि 24 घंटे का समय होता है। ट्रेन रेलगाड़ी का यात्रा किए होंगे, उसमें जो घड़ी होती है वो 24 घंटे की होती है। हम लोग का 12 के बाद 1 बजता है, लेकिन ट्रेन में 12 के बाद 13, 14, 15 ऐसे चलता है। तो इस प्रश्न को आप लगा लेंगे, ठीक है। देखिए कैसे लगा लेंगे। एक रेलगाड़ी जो है पटना से 30 मई को, तो कहाँ से स्टार्ट हुई है? यहाँ पे 30 मई से स्टार्ट हुई है। कितने बजे? 23:40 पे चली है, ऐसे लिख लिया करिए आप लोग भी, ठीक है, लिख लिए। 30 मई को सर चली, यहाँ पे 23:40 पे यहाँ पे चली यहाँ पे। और मुंबई उसे जाना था, 1 जून को इतने पे पहुंची। देखिए पटना से चली है, और इसको रेलगाड़ी को जाना है मुंबई की तरफ, मुंबई जाना है ट्रेन को। और 30 मई को स्टार्ट हुई पटना से, और 1 जून को मुंबई पहुंची। 1 जून को पहुंचा दीजिए मुंबई। हाँ सर पहुंच गई यहाँ पे। कितने बजे पहुंची? 5:15 पे पहुंची, तो यहाँ लिख लीजिए टाइमिंग 5:15 पे, ठीक है। चलिए पटना से टू मुंबई गई, 30 मई स्टार्ट हुई पटना से, मुंबई जा रही है, 1 जून को पहुंच जा रही है। टाइमिंग देखिए 23:40 से स्टार्ट हुई, यहाँ पे 5:15 पे पहुंची। अब एक चीज आप समझिएगा, यहाँ पे 30 मई के बाद बीच में 31 मई तो जरूर आएगा। ऐसा तो नहीं है 30 मई के बाद 1 जून आ जाएगा। तो जब ट्रेन जहां से चली है, देखिए 2 क्लू, पहला तो 24 घंटा समय मान करके लगाना है। दूसरी चीज, जब जिस टाइम से ट्रेन स्टार्ट हुई उसके आगे आप चलिए। तो यहाँ से बताइए 23:40 पे ट्रेन स्टार्ट हुई है, अगर 20 मिनट और ट्रेन अगर चल लेगी इसमें, प्लस 20 चल लेगी, तो इसमें कितना बच जाएगा? 24 बच जाएगा घड़ी में। और जैसे ही 24 बजेगा, 30 मई का टाइम खत्म हो जाएगा। जैसे आज रात है, समय है 12 बज रहे हैं, 11:59 हो रहा है। जैसे ही 12 बजता है, डेट चेंज हो जाती है कि नहीं हो जाती है? तो इसी तरीके से 23:40 हो रहा है 30 मई के दिन, जैसे ही 20 मिनट ट्रेन चलेगी, घड़ी में 24 बज जाएगा ट्रेन का, और टाइमिंग चेंज हो जाएगी। आ जाएगा आपका 31 मई। अब 31 मई से लेकर के आप जो है 31 मई को जो है 24 बजे से लेकर के, फिर 24 बजे के बाद 1 बजेगा, 2 बजेगा, 3 बजेगा, ऐसे बजेगा। तो यहाँ पे 24 बजे तक, कब? 1 जून तक, 1 जून तक 24 बजे तक 24 घंटा हो जाएगा? नहीं होगा। जैसे आप रात को 12 बजे से लेकर के दिन के 12 बजे तक कितने घंटे होते हैं? 12 घंटे होते हैं कि नहीं? उसी तरीके से 31 मई को 24 बजे हैं घड़ी में, फिर 1 जून को जब घड़ी में 24 बजेंगे, तो 24 घंटा ये भी चलेगी। 20 मिनट यहाँ चली, 24 घंटा यहाँ पे चली। फिर उसके बाद फिर 1 बजेगा, 1 बजेगा, 2 बजेगा, 3 बजेगा, 4 बजेगा, 5 बजेगा, तो ये 5:15 पे पहुंच रही है, तो 5 घंटा 15 मिनट और चलेगी। तो देखिए इसके चल कितना रही है, यहाँ पे 20 मिनट, यहाँ पे 24 घंटा, यहाँ पे 5 घंटा 15 मिनट यहाँ पे। तो घंटे वाले को घंटे के साथ जोड़ लीजिए, यहाँ पे 24 घंटा 5 घंटा, 24 5 29 घंटा यहाँ पे हो गया। यहाँ पे मिनट कितना है? 20 मिनट है, 15 मिनट है, तो 35 मिनट, 29 घंटा 35 मिनट आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कहीं पे है? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया गया, ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से इसको लगा लेंगे, बहुत कुछ होता नहीं है, सीख जाएंगे, लगा लेंगे प्रश्न को। ये लीजिए, अब जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये आपके लिए मेन पॉइंट है। जरूर इस क्लास को कंप्लीटली देखिएगा, क्योंकि लाइन ऑफ सिमेट्री से एक क्वेश्चन आपका फिक्स है, ठीक है। यहाँ पे देखिए दिया है, किस आकृति में सममित रेखाओं की संख्या सबसे अधिक होती है? सममित रेखाएं क्या होती हैं? आपके मन में प्रश्न होगा, सर होती क्या है? हम लोग को तो यही नहीं जानते कि सममित रेखाएं होती क्या। बताऊंगा, आप बिल्कुल परेशान नहीं होना। इस प्रश्न का आंसर आप खुद बताएंगे, अभी रहने दे रहा हूँ यहाँ पे। यहाँ पे देखिए विभिन्न आकृतियों में सममित रेखाएं, सीटेट में सबसे ज्यादा, यही जो है टेबल में मैं आपको दे रहा हूँ, इसको आपको याद कर लेना है। अगर इस टेबल को आप याद कर लेंगे तो एक प्रश्न आपका फिक्स हो जाएगा। यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे देखिए ये टेबल है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए, इंपॉर्टेंट एक प्रश्न यहाँ से, ठीक है, आएगा। अब याद क्या करना है, ध्यान से समझिएगा। अच्छा, आपके मन में एक प्रश्न होगा कि सर पहले तो सममित रेखाओं के बारे में बता दीजिए। चलिए पहले उसको बता देता हूँ। 1 मिनट भाई। यहाँ पे घूर्णन समिति है, अच्छा यहाँ पे नहीं है।
अच्छा यहाँ पे नहीं है, बताता हूँ, एक मिनट भाई। चलिए, सममित रेखाएं का मतलब होता है कि लाइन ऑफ सिमेट्री, इसको इंग्लिश में बोला जाता है। ऐसी कोई आकृति या ऐसा कोई शेप जिसके दो भाग किए जाएं और दोनों भाग सेम हो। ठीक है, दोनों भाग क्या हो, सेम हो। ऐसे समझिए, सममित रेखाएं, लाइन ऑफ सिमेट्री किसको कहा जाता है, कोई भी ऐसी आकृति होती है उसको वो दो भागों में काटती है, दोनों भाग एकदम सेम जैसे होते हैं, तो उसी उसमें उतनी जो है आपकी लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। अब धीरे धीरे समझ में आपको आएगा, जैसे आपका समबाहु त्रिभुज है। एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझते हैं। यहाँ पे, हाँ देखिए यहाँ पे, जैसे ये आपका, यहाँ पे सबसे पहले देख लेते हैं, आपका ये वर्ग है। ठीक है, तो इस वर्ग में कितनी सममित रेखाएं हैं, तो आप कहेंगे सर दो सममित रेखाएं। देखिए, एक सममित रेखा ये है, एक सममित रेखा ये है, तो स्क्वायर में आपकी दो सममित रेखाएं हैं, याद रखिएगा। ठीक है, एक बार पढ़े रहेंगे जानते रहेंगे। फिगर को देख लीजिए, इसको दो ऐसे भागों में काट सकते हैं। जैसे हमारा ये वर्ग है, ये वर्ग को आप ऐसे काटेंगे, तो देखिए एक भाग इधर हो गया, एक भाग इधर हो गया, तो जैसा वर्ग था वैसा ही इधर भाग हुआ, उधर भाग हुआ। तो किसी ऐसी आकृति, कोई भी आकृति हो, उसको दो भागों में काटना और दोनों भाग एकदम सेम जैसे, उस आकृति जैसे हो, उसी को सममिति कहा जाता है, सममिति। यहाँ पे देखिएगा, स्क्वायर में दो, रेक्टेंगल में नहीं, स्क्वायर में आपके चार होंगे। ठीक है, स्क्वायर में कितने हो जाएंगे आपके पास, चार, एक, हाँ यहाँ पे चार हो जाएंगे आपके। ठीक है, देखिए रेक्टेंगल की बात किया जाए तो रेक्टेंगल में दो होते हैं, आपको याद कर लेना है। ठीक है, और सर्कल में कितने होते हैं, देखिए सर्कल में अनगिनत है, किधर किधर से कट किया गया है, ये आपके इसमें जो है अनगिनत होते हैं। तो सर्कल में जो है अनंत होते हैं, याद रखिएगा। सर्कल में कितने, अनंत। स्क्वायर में कितने होते हैं, चार होते हैं। ठीक है, स्क्वायर में कितने होते हैं आपके, चार होते हैं। स्क्वायर में ऐसे भी आप कट कर सकते हैं, ऐसे भी। ठीक है, क्योंकि इसके विकर्ण भी आपस में बराबर होते हैं, तो ये हो जाएगा। यहाँ पे जो है रेक्टेंगल में दो होते हैं। अब त्रिभुज की बात कर लिया जाए, तो त्रिभुज की बात कर लिया जाए तो त्रिभुज में तीन होता है। अगर आपका इक्विलेटरल त्रिभुज होगा, समबाहु त्रिभुज, याद रख लीजिए, समबाहु त्रिभुज होगा तो उसमें तीन होंगी सममित रेखाएं। अगर आपका यहाँ पे कौन आइसो स्केल्स है, यहाँ पे है आपका, ये क्या है, समद्विबाहु। समद्विबाहु, समद्विबाहु में कितनी हो जाएंगी, एक। अगर वही विषम बाहु रहेगा तब, विषम बाहु रहेगा तब वहां पे हो जाएगा जीरो। तो त्रिभुज में कितनी होती है, तीन। समबाहु में तीन, समद्विबाहु में एक, और विषम बाहु में जीरो। वर्ग में, वर्ग में चार, और यहाँ पे सममित रेखाएं, देखिए एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। आयत में, रेक्टेंगल में दो, और यहाँ पे सर्कल में, वृत्त में अनंत होती है। ये आपको याद रख लेना है। ठीक है, जैसे तितली में पूछा जाता है, तितली में कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रा की जा सकती है, तो तितली में एक। देखिए तितली के दो भाग ऐसे जो है होता है। हम लोगों का जो फेस होता है, चेहरा, इसमें भी कितना हो जाएगा, एक होता है या एक से कम हो सकता है। ठीक है, ये प्रश्न पूछा जाता है यहाँ पे। तो हाँ, यहाँ पे चलते हैं आगे। यहाँ पे अब इधर देख लेते हैं। हाँ, उसको बता देता हूँ आप लोगों को। इधर थोड़ा सा, एक मिनट है, यहाँ पे याद कर लीजिए, लिख लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। समबाहु त्रिभुज में मैंने आपको बताया कितनी खींची जा सकती है सममित रेखाएं, तीन। समद्विबाहु में एक। द्वि मतलब कितना होता है, दो। देखिए, सम द्वि, द्वि मतलब दो, दो से एक कम कर दीजिएगा। समद्विबाहु वाले में एक। उसके बाद विषम बाहु में जीरो। तो अगर त्रिभुज में इन तीनों पे पूछेगा तो याद है, समबाहु में तीन, समद्विबाहु में एक, विषम बाहु में जीरो। वर्ग में कितना होता है, चार होती है। आयत में कितना होती है, दो होती है। ठीक है, आयत में कितनी होती है, दो होती है। समचतुर्भुज में दो। वृत्त में अनंत, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। वृत्त में याद रखिएगा, सबसे ज्यादा अगर किसी चीज में खींची जाती है तो वृत्त में अनंत। ठीक है, आप लोग देखे होंगे। इसके बाद अर्धवृत्त में एक। अगर आधा वृत्त रहेगा, आधा वृत्त ऐसे, तो उसमें केवल लाइन ऑफ सिमेट्री आपकी एक खींची जा सकती है। ठीक है, और नियमित षष्ठभुज है तो उसमें आपके हेक्सागोन है तो 6 को खींचे जाएंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, देखिए उसमें अनंत है, वृत्त में यहाँ पे आपकी। इधर आपको चलते हैं, जैसे प्रश्न आपसे पूछा गया था, ये वाला प्रश्न आप खुद अब बता पाएंगे। यहाँ पे देखिए, पूछा है किस आकृति में सममित रेखाओं की संख्या सबसे अधिक होती है, वर्ग, समबाहु त्रिभुज, वृत्त, आयत। तो आयत में तो दो होती है, वृत्त में अनंत होती है, यही वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। समबाहु में तीन, वर्ग में कितना होती है, चार होती है। तो याद रहेगा तभी कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। और यहाँ पे देख रहे हैं, और यहाँ पे देख रहे हैं, एक वर्ग में कितनी सममित रेखाएं हैं, चलिए आप लोग बताइए। अब बिल्कुल आंसर बता देंगे, याद है सर, यहाँ पे चार हो जाएगा। वर्ग की बात ये किया है। और निम्नलिखित में से किस अक्षर में क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों सममित रेखाएं, इसको अभी हम पढ़ाएंगे तो बता रहे हैं। यहाँ पे पूछा आयत में कितनी है, तो आयत में कितनी होती है, दो। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। आपको ध्यान देना है कि विकर्ण की सममित रेखा नहीं होती है आयत में। जो ये आयत है, इसमें आप सोचेंगे विकर्ण की सममित रेखा इसमें नहीं होती है, वर्ग में होती है। इसके बाद आपका चौथा है एक विषमबाहु त्रिभुज में, तो विषमबाहु में जीरो होती है। ये वाला ऑप्शन आपका सही है। भाई नहीं पढ़े रहेंगे तो नहीं पता चल पाएगा। आगे देख लेते हैं,
अक्षरों में पूछ लिया जाता है, ABCD A to Z में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा अंग्रेजी वर्णमाला में सममित रेखा है, ठीक है। परीक्षा में अक्षरों से जुड़े हुए भी प्रश्न आते हैं। देखिए क्षैतिज सममिति, क्षैतिज सममिति का मतलब रहता है ऐसे खींची जाएगी, ठीक है। और ऊर्ध्वाधर का मतलब ऐसे होगी। अब बोथ का मतलब जिसमें दोनों होगा, और कोई नहीं मतलब ये हो जाएगा। जैसे ये देखिए बी वाला अक्षर है, बी, बी, और यहाँ पे क्या है, सी है। तो इसमें कौन सी सममित रेखा खींची जा सकती है, क्षैतिज की ऊर्ध्वाधर। तो देखिए जब इसमें खींचना होगा आपको जो है रेखा, तो आप ऐसे खींचेंगे इसको ना, ऐसे बीचों बीच से ऐसे खींचेंगे। तो जब देखिए मैं क्या कहूँ, सममित रेखाएं उसी आकृति में खींची जाती है, जब किसी आकृति में खींची जाती है तो उस आकृति को दो समान भागों में बांटती है, एकदम वैसे ही दिखाई देते हैं। तो जब बी को हमने सममित रेखा यहाँ पे खींचा, तो ये वाला हिस्सा देखिए, ये वाला, ये जो है एकदम वैसा ही ये भी दिख रहा है। तो बी में जो है कौन सी रेखा, ये क्षैतिज होती है, ये क्या होती है, क्षैतिज, तो क्षैतिज हो जाएगी। इसी तरीके से सी में देखिए ऐसे, इसी तरीके से सब में देखिए बीच से ऐसे खींची जा सकती है, ठीक है। तो इन सभी अक्षरों में आपकी क्षैतिज सममित रेखा हॉरिजेंटल आपके जो है हॉरिजेंटल होंगे। लेकिन जो ऊर्ध्वाधर भी होती है, जैसे इस वाले अक्षर में खींचना आपको है, जैसे यहाँ पे दिया है ए वाले में, तो ए में आपको खींचना है, तो आप ऐसे नहीं खींचेंगे। जैसे ही अगर आप ऐसे खींच दिए क्षैतिज, क्षैतिज ऐसे खींचे, तो देखिए ये वाला भाग कुछ अलग टाइप का दिखाई दे रहा है, ये वाला भाग कुछ अलग टाइप का दिखाई दे रहा है। तो इसमें क्षैतिज नहीं खींची जाएगी, कौन से खींची जाएगी, ऊर्ध्वाधर खींची जाएगी। देखिए ऊर्ध्वाधर जब खींचेंगे तो इधर वाला भी वैसा ही दिखाई दे रहा है, उधर वाला भी वैसा ही दिखाई दे रहा है। इसी तरीके से यच, यच में कौन से खींचेंगे, अगर ठीक है, एच में कौन सा खींचेंगे आप, ये वाली खींचेंगे आप। उसी तरीके से आई में भी बीच से आप ऐसे खींच सकते हैं, ओ में भी आप ऐसे खींच सकते हैं। तो याद करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा आपको। और दोनों, जिसमें दोनों होती है, जैसे आपके मन में एक प्रश्न आया होगा, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे जैसे आप कहेंगे सर यच है, यच में तो अभी आप बता रहे हैं कि इसमें सर ऊर्ध्वाधर खींचा जाएगा, ऊर्ध्वाधर मतलब सर ऐसे खींचने के लिए कह रहे हैं। तो ऐसे भी तो खींच सकते हैं यच में, जब ऐसे खींचेंगे तो ऐसा हिस्सा ऊपर भी दिखाई दे रहा है, ऐसा हिस्सा नीचे भी दिखाई दे रहा है। ये कैसे खींचे, क्षैतिज खींचे, तो यच में क्षैतिज भी खींच सकते हैं। ऊर्ध्वाधर भी देखिए जब खींच रहे हैं यहाँ पे है, तो ये भी जो है इधर वाला हिस्सा देखिए, इधर वाला ये वाला जो हिस्सा है ऐसा ये भी दिख रहा है। इसका मतलब कुछ ऐसे होते हैं जिसमें क्षैतिज भी खींच सकते हैं, ऊर्ध्वाधर। जैसे एच है, यहाँ पे आई है, आई में दोनों खींच सकते हैं। देखिए आई ऐसे है, तो बीच से खींचेंगे तभी वो ऊपर वाला देखिए सेम, और अगर ऐसे है तो ऐसे ही खींच देंगे तो इधर वाला उधर सेम हो जाएगा। ओ में भी कुछ इस तरह से है, ऐसे खींचेंगे तब भी हो जाएगा, और ऐसे खींचेंगे तब भी दो बराबर भागों में तो सेम जैसा दिखाई देगा। तो दोनों में है, कोई में नहीं, इन सभी अक्षरों में कोई भी नहीं आप खींच सकते, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे हैं, जब आप प्रैक्टिकल करेंगे तो जान जाएंगे, खींचने से होगा, ठीक है। यहाँ पे है, तो जब आपके एग्जाम में आएगा तो आप एक बार ड्रॉ करके देख लीजिएगा कि कौन सा खींचा है। जैसे मुझे मान लीजिए एग्जाम में पूछ दिया, यहाँ पे सी का पूछ दिया कि सी में पूछ दिया कि सी में जो है क्षैतिज खींचेंगे कि ऊर्ध्वाधर। तो एक बार मैं खींच करके देखूंगा, अच्छा ये तो ऊर्ध्वाधर है, ये अलग टाइप का, ये अलग टाइप का, ये नहीं होगा। क्षैतिज खींच के देखता हूँ, अच्छा ये क्षैतिज खींच के देख रहा हूँ, क्षैतिज हो जाएगा। तो जब आप खींच, याद नहीं करना पड़ेगा, प्रैक्टिकल कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। समझ गए कि नहीं, तो आपको समझ में आ जाएगा, यहाँ पे ज्यादा बेटर समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे 1 मिनट और प्रश्न ले लेता हूँ। यहाँ पे जो प्रश्न पूछा गया था आपसे, यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित में से किस अक्षर में क्षैतिज क्षैतिज ऊर्ध्वाधर दोनों सममित रेखाएं खींची जा सकती है। दोनों की बात किया, तो प्रैक्टिकल कर लिया जाए। यहाँ पे जैसे ए है, यहाँ पे तो ए में पहले क्षैतिज खींचिए, तो देखिए प्रैक्टिकल करते हैं। यहाँ पे तो क्षैतिज खींचेंगे तो ऐसे हो जाएगा, तो इसका मतलब ये अलग टाइप का दिखाई दे रहा है, नीचे अलग टाइप का, मतलब इसमें केवल ऊर्ध्वाधर खींच सकते हैं, ये वाला ऑप्शन आपका नहीं है। दोनों की बात किया है। सी वाले में देखिए आप क्षैतिज खींचेंगे, ऊर्ध्वाधर खींचेंगे, नहीं सर, इसमें हम जो है कि ये वाला खींचेंगे क्षैतिज, ये सही है। इसके बाद वाई है, वाई में कौन सा खींच सकते हैं, वाई में क्षैतिज खींच करके देखिए, तो ये क्षैतिज हो जाएगा। इसके बाद वाई में ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर, ये ऊर्ध्वाधर है, ऊर्ध्वाधर इसमें सही है, क्षैतिज इसमें गलत है। यक्स में देख लिया जाए, ये यक्स आपके पास है, तो इसमें पहले क्षैतिज खींच करके देखिए, तो क्षैतिज ऐसे खींचेंगे तो इसका मतलब सेम जैसा ऊपर है ऐसा नीचे दिखाई दे रहा है कि नहीं। और ऊर्ध्वाधर थोड़ा सा खींच करके देखिए, ऊर्ध्वाधर में भी देखिए सेम जैसे इधर है उधर है, इसका मतलब यही वाला ऑप्शन आपका सही है। तो मैंने कहा ना, आप प्रैक्टिकल कर लीजिएगा, ठीक है। आप क्षैतिज ऊर्ध्वाधर खींच लीजिएगा, आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। ये वाला आपका हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे आपके घूर्णन सममित से प्रश्न पूछा जाता है रेशनल नंबर से। तो यहाँ पे मैं बता दूं घूर्णन सममित क्या होती है, एक चीज जान लीजिए। जब किसी आकृति को 360 घुमाने पर वह वैसे ही देने लगती है शुरुआत में जैसे, तो उसे घूर्णन सममित कहते हैं। घूर्णन का मतलब घूर्णन, जैसे हम यहाँ पे खड़े हैं,
हम ऐसे-ऐसे चलते-चलते वहीं पे पहुँच गए। तो ये क्या हो जाएगा? घूर्णन हो जाएगा। तो जैसे वर्ग में इसका घूर्णन क्रम कितना होता है? ऑर्डर 4 होता है, याद रखिएगा। वर्ग का घूर्णन क्रम कितना होता है? 4 होता है। आयत का कितना होता है? 2 होता है। समबाहु त्रिभुज का इसका घूर्णन क्रम 3 होता है। यही तीनों पूछ लिए जाते हैं एग्ज़ाम में, इम्पोर्टेंट थे, मैंने आपको बता दिया। तो ये बहुत ही बेहतरीन क्लास थी आपकी, स्पेशली ये लाइन ऑफ सिमेट्री के लिए थी और 10 ऐसे क्वेश्चन आपको कराए जो सीटेट एग्ज़ाम में बार-बार पूछे जाते हैं। क्लास 8 फरवरी से पहले ज़रूर देख कर के इस क्लास को जाइएगा अगर आपको ये क्लास मिल रही है तो। ठीक है? क्लास देखने के लिए आप लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। क्लास कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।